आज हमारे साथ देश के जाने माने प्रख्यात इतिहासकार, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। उनको आज बुलाने की एक खास वजह है और वो वजह यह है कि उस मुद्दे से वो बहुत पास से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर कपिल कुमार भारत सरकार के आदेश पे, निर्देश पे आपने लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बनाया, उसका कंसेप्ट की और उसका विजुअलाइजेशन और फिर उसका एग्जीक्यूशन। उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, 3 मूर्ति के अंदर जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते थे और उनके रहने के बाद किसी दूसरे को वहां रहने की इजाजत नहीं हुई, तब यह सवाल उठा कि 3 मूर्ति में सिर्फ एक प्रधानमंत्री क्यों, बाकियों के बारे में क्यों नहीं। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री ने एक योजना के तहत 3 मूर्ति के अंदर तमाम सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास लिखने और फिर उनके म्यूजियम बनाने की बात की। उसके शुरू के 5 प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी प्रोफेसर कपिल कुमार को सौंपी गई। ये तो रही बैकग्राउंड, लेकिन सवाल यह है कि आज प्रोफेसर कपिल कुमार ही क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि कपिल कुमार इस विषय के सबसे बेहतरीन जानकार हैं और यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल में देखा होगा कि एक सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत जो 2012 में अप्रूव की गई, उसमें नए संसद भवन, नए आवासीय परिसर का निर्माण करना था। इसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई कार्यालय भवन भी बनाए जाने थे, कई मंत्रालय भी बनाए जाने थे, केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण होना था। और इस परियोजना को सितंबर 2019 में इसकी घोषणा की गई और 10 दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी। और अब ये उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद में आपको पता है कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश में एक सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक एक माफिया है। मैं उसको इंटेलेक्चुअल माफिया इसलिए कहता हूं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इसलिए कहता हूं कि ये बड़े सेलेक्टिव तरीके से, बड़े सेलेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और चाहे वो कसाब का मामला हो, अफजल गुरु का मामला हो, याकूब मेनन का मामला हो, ये जरूर चिट्ठी लिखेंगे, देश में बताएंगे कि हम बुद्धिजीवियों को जो है बड़ी तकलीफ है, देश की जो हमारी जो दो तहजीब है उसको धक्का लग रहा है। ये तमाम सारे लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। कमाल की बात यह है कि ये जो योजना जो यूपीए के जमाने इस पे चर्चा हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी ने उसको अप्रूव किया, खुद स्पीकर मीरा कुमार ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 2012 के अंदर सरकार चली जाएगी और कोई दूसरी विचारधारा की आ जाएगी। अब प्रधानमंत्री ने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई 1971 में भारत की पार्लियामेंट में कितनी सीटें होंगी उसको, जिसे कह सकते हैं रीशफलिंग हुई और उसमें गिनती उस वक्त के हिसाब से चल रही है। अब 2071 से 2021 आ गया और अब भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है और यह कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में बैठने की जगह ही नहीं है। लिहाजा ये सब बुनियादें थी। नरेंद्र मोदी ने उस पर काम शुरू कर दिया और यह परियोजना अब अपने पूरे तरीके से चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश में 5, 60, 70 वही जिनके बारे में मैंने कहा, वो याकूब मेनन हो, अफजल गुरु हो, कसाब हो, इनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यकायक एक खास समय पे देश के खिलाफ गद्दारों पे, जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों के लिए ही निकलते हैं। लेकिन इन सब लोगों की चुप्पी यह है कि इसमें से बहुत सारे लोग, जिनकी मैंने एक नाम पूरी लिस्ट बनाई है, ये नरेंद्र मोदी सरकार में भी रह चुके हैं और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा ये फॉर्मर तो है, लेकिन उसके बाद फिर इन्हें जॉब मिला रिटायरमेंट के बाद, यानी बुढ़ापे की पार्किंग इनको मिलती रही। लेकिन इस सरकार ने यह नहीं किया कि आने के बाद उन सबको हटा देते। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नहीं हटाया, टर्म पूरा। हां, इस सरकार ने उन्हें नया साइकिल स्टैंड नहीं दिया और इसलिए ये इनकी बौखलाहट है। तो ये हर चीज में अपना एक लेटर जारी करके लोगों के अंदर ये बता करके, देखिए हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। एक तो मैं नहीं समझ पाता कि ये आईएएस जो होते हैं, जो ये समझते हैं कि वो किताबों को रट लेने से टॉप कर लेते हैं तो उनके अंदर ज्ञान भी हो जाता है, वो इंटेलेक्चुअल भी हो जाते हैं।
तो अगर इंटेलेक्चुअल कोई होता है तो रीडर हो, प्रोफेसर हो, जो लोग पढ़ाते हैं। ये आईएएस जो सरकारी क्लर्क है, व्हाइट कॉलर जॉब है, जो इस आईएएस से पहले आईसीएस थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी के ऑफिस में, उन्हीं बिल्डिंगों के अंदर ये आईएएस चले गए। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे आईएएस हैं, लेकिन एक ये माफिया है आईएएस का। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये कौन से वो 60 लोग हैं जिसमें से चुनिंदा 10-15 लोगों का चेहरा जो हमेशा नजर आता है। ये कौन लोग हैं जो चिट्ठियां लिखते हैं, कौन लोग हैं इस देश के अंदर मीडिया के अंदर सेलेक्टेड आर्टिकल लिखते हैं, और ये तमाम सारे लोग राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की बुनियादों को मजबूत करने वाले किसी के काम के प्रति कैसे बेवकूफी भरे, कैसे हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट देते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। जो 15-16 चेहरे हैं, देश को पता चलना चाहिए ये बुद्धिजीवी हैं या बुद्धिजीवी की आड़ में ये बुद्धिजीवी आतंकवादी हैं। ये हैं आफताब सेठ साहब। ये जापान में भारत के राजदूत रहे हैं। आप हैं मैडम अरुणा रॉय, आईएएस हैं। आपने रिजाइन किया और एक्टिविस्ट हो गई। आप इनका नाम कई जगह देख। ये हैं एएस दुल्लर साहब, आईपीएस हैं। ये रॉ के चीफ रहे और फारूक अब्दुल्ला की सिफारिश पर अटल बिहारी वाजपेयी ने रॉ का चीफ बनाया। ये जनाब है हर्षमंदर साहब, मध्य प्रदेश सरकार में थे। ये हर चीज पे साइन करते हैं। इनका चेहरा पहचानिए। ये कल्चरल मिनिस्ट्री में फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बाद में प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ भी बने। आप हैं जावेद उस्मानी साहब। ये मुलायम सिंह की सरकार में वहां किस तरीके से यूपी में चीफ सेक्रेटरी रहे। आप हैं जूलियस रेबेरो साहब, देश ने इनको देखा होगा। आप एडवाइजर रहे पंजाब सरकार के। आप एम्बेसडर भी रहे आप रोमानिया में। आप हैं मीना गुप्ता, ये फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। आप हैं प्रवीण तलहा, इन्होंने लखनऊ में भी मकान इनके रिश्तेदारों ने घेर रखा है और ये बहुत पहले रिटायर हो चुकी है। आप हैं एनसी सक्सेना साहब, आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हैं राहुल खुल्लर साहब, आईएएस हैं, फॉर्मर चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप हैं मैडम सुजाता, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उस फॉरेन सेक्रेटरी रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। आप हैं मैडम विभा पुरी, आईएएस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल ऑफ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हैं विजय लता रेड्डी, आईएफएस हैं, फॉर्मर डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप हैं वीएस अलवादी, आईएएस, फॉर्मर वाइस चेयरमैन डीडीए। ये तमाम चेहरे मैंने इसलिए रखा कि जितने भी मैंने अब तक के चिट्ठियां देखी मैंने इनकी, ये नाम कॉमन होते हैं और यही दुनिया में सबसे ज्यादा जहन अल्लाह ने नहीं दिया है और सारे लोग बेवकूफ हैं और सब लोग अपने मेन रिटायरमेंट के बाद एक एक पार्किंग ले चुके हैं। अब बुढ़ापे में इनको पार्किंग कोई नहीं दे रहा, तो कैसे अपनी उस खोई हुई रिलेवेंस को बनाएं, इसलिए ये चिट्ठी लिखते हैं। और एक और साहब जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये वो जो एक सहमत नाम की एक संस्था बनी थी जिससे दुनिया असहमत थी और उनका अलीगढ़ से भी रिश्ता है, मैं इसलिए जानता हूं। उन्होंने भी कितनी मक्कारी के साथ, उनका नाम है सुहेल आशमी। वैसे तो वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लंबी चादर गले में डालकर घूमते रहते हैं दिन भर। उनका मंडी हाउस और प्रेस क्लब से ज्यादा उनका कहीं जिंदगी चलती नहीं है। और शबनम हाशमी के बारे में कौन नहीं जानता, वो कितनी बड़ी एक्टिविस्ट थी। तो ये उनसे जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक अनन्या मल्होत्रा नाम की लड़की, वो भी एक्टिविस्ट है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाकर के आपने एक पीआईएल डाली कि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये नहीं बनना चाहिए। और यहां तक इन्होंने कहा कि ये जो बनने जा रहा है ये मौत का केंद्रीय किला होगा, इस तरीके के अल्फाज। तो कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई और कहा कि इसमें आपका निजी एजेंडा ज्यादा है, इसमें सामाजिक एजेंडा कम लगता है, और झाड़ भी लगाई। और पहली बार कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना, कहा कि 4 किश्तों में आप 4 हफ्ते में जमा कर दें। तो मैं कुल मिलाकर के कपिल भाई ये पूछना चाहता हूं कि लोगों को इस योजना परियोजना से नफरत है या एक तस्वीर आपके सामने दिखाना चाहता हूं, या इस तस्वीर से दिक्कत है। ये जो इनॉग्रल पत्थर लगा हुआ है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी इसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, और भारत के प्रियम्बल के पहले वाला जो चित्र है जिसमें प्रियम्बल, उसकी बॉर्डर है जिसमें हमारे सनातनी दौर की चित्र बने हुए हैं। इसमें नंदी बना हुआ है, इसके अंदर हमारा जो शेर है उसको वो सब बने हुए हैं। तो क्या इन तमाम लोगों को भारत की सनातन संस्कृति से नफरत है कि नरेंद्र मोदी भी कर रहा है और एक ऐसा
चित्र इसमें लगा रहा है जो आने वाली नस्लों को बताएगा कि भारत क्या था और भारत का प्रधानमंत्री क्या था। तो नरेंद्र मोदी की नफरत में ये लोग चिट्ठी भी लिखते हैं और इसको फिर बाहर वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में भी लीक कर देते हैं। मेरा आपसे कहना यह है, मेरा आपसे जानना यह है कि कपिल साहब, आप 2 प्रोजेक्ट में रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या जानकारी है? और ये जो 60 लोग हैं, इनका क्या मकसद है? ये किस तरीके से देश को बदनाम करते हैं? और राष्ट्र विरोधी 30-35 करोड़ जो लोग इस देश में हैं, चाहे शाहीन बाग पे बैठ जाएं, चाहे दिल्ली के दंगों में, वो फौरन इनकी चिट्ठियां ले लेके घूमते हैं पूरे देश के अंदर। और कमाल ये है कि मतलब आप कहेंगे कि एक तरफ दिल्ली में तो अंबेडकर का संविधान लेके बैठेंगे और गांधी की बात करेंगे, लेकिन लक्षद्वीप में 98% मुसलमान, भारत सरकार जब लक्षद्वीप में गांधी जी की मूर्ति लगवाएगी तो कहते हैं इस्लाम में मूर्ति हराम है और गांधी की मूर्ति नहीं लगाएंगे। तो ये एक बड़ा सेलेक्टिव सा खेल है। आप पूरा इस मामले को कैसे देखते हैं और क्या इसके पीछे की कहानी है और ये कौन लोग हैं? और आप अपनी उसी भाषा में, जिस भाषा के लिए आप जाने जाते हैं, आपसे मैं ये बात जानना चाहता हूं, प्रोफेसर कपिल कुमार। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जो सबसे पहला चित्र अभी आपने दिखाया मोदी जी का, इसका उद्घाटन करते हुए, उस पे जो ये लोग कह रहे हैं, 2 बातें इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं इसके ऊपर। पहली बात तो ये कही कि साहब, वो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ दी है कि ये तो दोनों सदन बनने थे, तो इसलिए सदन का दोनों का तो राष्ट्रपति से करवाया जाना चाहिए था, ये प्रधानमंत्री ने क्यों कर दिया। और दूसरा इनका ये कहना है कि ये तो साहब तंत्र विद्या के अंदर सुपरस्टिशन के ऊपर हो रहा है, ये पूरे उसके ऊपर। अब इनका लोग भूल जाते हैं, इनका सुपरस्टिशन में आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा हमारे इस समय प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, मौनी बाबा। तो उत्तर प्रदेश में एक बाबा जी ने कोई सपना देखा था कि वो खजाना गड़ा हुआ है नीचे कहीं पे, और उसको लेके हमारे प्रधानमंत्री ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे लगा दिया कि भैया खजाने की खुदाई करो। उसके ऊपर तब कोई सुपरस्टिशन नहीं था। कपिल भाई, आपने 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 ये बात कही है, इसमें एक और जोड़ देता हूं आपके लिए। हाँ। देश का सबसे युवा आधुनिक प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग का प्रधानमंत्री, वृंदावन में देवरा बाबा से पैर से सर पे रख के आशीर्वाद लगवाता है, सिर पे लात लगवाता है। नहीं, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, वो आपको याद होगा, वो एक चंद्रा स्वामी भी हुआ करते थे। जी 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 जी, इन सब के गुरु। तो वो तो सुपरस्टिशन नहीं थी। ये इरफान हबीब हिस्ट्री कांग्रेस में इन्होंने जिस समय द्वारका की साइंटिफिक खुदाई शुरू की, डॉक्टर राव ने, अंडर वाटर, हंगामा उतार दिया, रेजोल्यूशन पास किए कि साहब वो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा वेस्ट हो रहा है, ये तो मिथक है, माइथोलॉजी है। और जिस दिन द्वारका नीचे खोज ली गई, उस दिन इनके मुंह बंद हो गए। इसी तरीके से उस बाबा को लेकर के जब खजाना खोदा गया, तब इन्हें नहीं दिखाई दिया कि ये सही क्या कर रहा था या किसके कहने पे खोद रहा था। तो ये तो इनका चरित्र जो है देश की जनता के सामने लाना इसलिए बहुत जरूरी है कि इनके मापदंड क्या है। इनके मापदंड सिर्फ एक है, और वो मापदंड वो है जो कार्ल मार्क्स ने चलाया था। उस मापदंड को ये चलाते हैं। और हमारे बहुत सारे ये जो मित्र हैं, ये जो अभी आपने 60-65 नाम दिखाए, ये 80-85 जो ये नए हैं, ये मत भूलिए कि ये आईएएस या आईएफएस के अंदर किन की किताबें पढ़ करके बैठे हैं। ये ज्यादातर वो है जो इतिहास सब्जेक्ट लेते थे पुराने वाले। अब तो पिछले 5-7 साल से सब्जेक्ट बहुत बढ़ा दिए गए हैं आईएएस के अंदर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बिपिन चंद्रा की किताबें पढ़ करके आईएएस के अंदर बैठते थे और उसको पास करते थे, और जो बिपिन चंद्रा की किताब में लिख दिया गया वो इनके लिए पूरा इतिहास का सबूत था। एक हमारे यहाँ जो सबसे भयंकर चीज हुई, शायद मैंने पहले भी कही थी एक बात को,
कि देखिए हमारे यहां से जो अंग्रेजों के प्रति प्रेम था, गांधी ने तो खुद कहा एक बार कि मैंने 29 साल तक अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा की। उससे ज्यादा सेवा किसने की है अंग्रेजी साम्राज्य की। और 47 के अंदर जब आप उस मुल्क के प्रतिनिधि को, जिस मुल्क ने 170 साल के करीब तक इस देश को लूटा हो, यहां नरसंहार कराए हुए हो, लोगों को टॉर्चर किया गया हो, जेलों में भेजा गया हो, बंद करवाया गया हो, गोली से उड़ाया गया हो, तोपों से उड़ाया गया हो, पेड़ों पे फांसियां दी गई हो, बंद कर करके रखा हो, उस देश के अंतिम प्रतिनिधि को जब आप अपने डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल बनाएंगे, तो जो उसके नीचे आईसीएस काम कर रहा था, जो उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी, उसमें क्या अंतर हो जाएगा, पहली बात। और उसमें आप देखिए, मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा। 2-3 डॉक्यूमेंट मुझे मिले। वीपी मेनन हम बड़ी इज्जत करते थे कि साहब वो सेक्रेटरी थे सरदार पटेल साहब के साथ में, और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में इन रजवाड़ों को एक करने में बड़ा रोल रहा। तो मैं हैरान हो गया कि कश्मीर को लेकर के लियाकत अली और नेहरू की मीटिंग होनी थी दिसंबर 1948 में लंदन के अंदर। तो ये वीपी सिंह साहब जो है, ये एक पत्र लिखते हैं माउंटबेटन के नाम। माउंटबेटन तब तक जा चुका है, और उस पत्र में लिखते हैं कि मैं ये फॉर्मूला आपको भेज रहा हूं कश्मीर के ऊपर, कि वैली जो है, कश्मीर वैली, वो आप पाकिस्तान को दे दो, जो जम्मू का डोगरा इलाका है ये आप हिंदुस्तान को दे दो, और लद्दाख में प्लेबिसाइट करा दो, और मैं अपने मंत्रियों को इसके लिए मना दूंगा। और यही नहीं करते। भारत में जो उस समय बैठा है वो चीफ अंग्रेजी हमारी सेना का भी, उसको बकायदा चिट्ठी लिखी जाती है, ग्रेसी और ये सब लोग हैं, उनको चिट्ठी लिखी जाती है कि मैंने ये चिट्ठी माउंटबेटन को भेज दी है, और वहां पे ये इंश्योर करा लो कि मेरी इस चिट्ठी को, मेरे इस फॉर्मूले को माउंटबेटन पहले पढ़ के और इंग्लैंड की सरकार को अवगत करा दे उससे। हमारे सेक्रेटरी। और वही नहीं, हैदराबाद का जब ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल ने करना है, आंखें फट जाती हैं डॉक्यूमेंट को देख के। जो चिट्ठी लिख करके बता रहा है आर्मी के चीफ को कि ये पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है कि हैदराबाद पे एक्शन होना है। एक्शन किस दिन होगा ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूं कि एक्शन होगा। और नतीजा उसका क्या हुआ कि वो निजाम ने अपना खजाना जो है वो ट्रांसफर कर दिया इंग्लैंड। वो हवाई जहाज के थ्रू, जो कराची और गोवा होते हुए हवाई जहाज यहां ऑपरेट कर रही थी कंपनी, उसके थ्रू, और कितना असला मंगवा करके रख लिया। एक एक रिकॉर्ड है सारा कुछ। और अफसोस की बात यह है, और अफसोस नहीं होता अब मुझे, अब तो मैं देखता हूं कि क्यों हो रहा है ये, कि जब हम 15 अगस्त के दिन, जिस दिन को माउंटबेटन ने इसलिए चुना था कि उस दिन उसने जापान का सरेंडर लिया था, और आजाद हिंद सरकार ने सरेंडर करने से मना कर दिया था, आईएनए ने सरेंडर करने से मना कर दिया था, उस दिन को माउंटबेटन चुनता है भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने के लिए, जिसे आजादी कहते हैं, छोड़िए। और उस दिन जब नारे लगाए जाते हैं पंडित माउंटबेटन की जय, तो आप उस मानसिकता से गुलामी की बाहर कहां निकल सकते? अब उससे बाहर कहां निकल सकते? और आज भी वही मानसिकता बनाई गई। ओ फला फला ग्रैंडफादर वाज आईसीएस, हिज फादर वाज आईसीएस। और ये जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे और हो,
उनको वो सुभाष चंद्र बोस याद नहीं आता जिसने आईसीएस की परीक्षा पे लात मार दी थी ये कह करके कि स्ट्राइक आउट माय नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। उनको याद आते हैं वो बड़े आईसीएस साहब, बड़े आईसीएस साहब जो अंग्रेजों के कोलैबोरेटर थे। और इस आईसीएस की जो मेंटेलिटी है आप देखिए, जो हमारी सिविल सर्विसेज में आई कि आपको कोलैबोरेटर रहना है, और इस मानसिकता को 47 के बाद से इतना जबरदस्त बढ़ावा दिया गया। इमरजेंसी के दिनों में एक जोक आया था कि ऊपर से खत आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कि भैया एक लिस्ट भेज दो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में कितने गधे हैं। उसने एसडीएम को बोल दिया। एसडीएम एक लिस्ट बना के ले आया, 58 लोगों के नाम लिखे हुए थे उसमें। उसने कहा नहीं भाई 2 और लिख दे इसमें, तो मुझको और अपने को तो तू जोड़ना भूल ही गया इसके। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम 2 को नहीं लिखेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर से, कोर्ट मार्शल हो जाएगा हमारा कि लिस्ट कंप्लीट नहीं भेजी। दूसरी तरफ देखिए इसकी जो मूल जड़ आ रही है कि ऐसा आज क्यों हो रहा है, मैं उस पर जा रहा हूं कि भारत को हम बड़े गौर के साथ, मतलब बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन 47 के बाद से प्रजातंत्र के अंदर जिस चीज को डेवलप किया, विकसित किया गया यहां पे, मैं उसे फ्यूडोक्रेसी बोलता हूं। फ्यूडलिज्म प्लस डेमोक्रेसी का संधि मिला करके फ्यूडोक्रेसी, कि ये सामंतवादी प्रजातंत्र जो यहां पे डाला गया कि आप कश्मीर से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक चले जाइए, 20 परिवारों ने इस देश के ऊपर राज किया। तो दिक्कत यही है क्योंकि अब ये परंपराएं टूट रही है। नाम परिवारों के मालूम है सबको, तो ब्यूरोक्रेट को भी मालूम है कि भैया घूम फिर करके यही परिवार वाला आना है। आज ये चला गया, कल वो आ गया। अभी मजाक देखते हैं ना ये लोग जब वो बात करते हैं कि वहां सरकार तोड़वा दी, वहां ये कर दिया, वहां डिफेक्शन हो गया। अरे भाई भजन लाल ने क्या किया था हरियाणा के अंदर, उसे लोग भूल गए कि पूरी पार्टी की पार्टी और कैबिनेट लेकर के चला गया था, वो भी तुमने करवाया था। इसके बाद इन्होंने एक और चीज की जिसे मैं कहता हूं पारिवारिक डायनेस्टिक रूल, पारिवारिक राज्य। और उस डायनेस्टिक रूल के अंदर आपको चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो और चाहे पॉलिटिकल सपोर्टर हो, आपको डायनेस्टिक स्लेव चाहिए था। पूरे कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक अकेले सुभाष चंद्र बोस अलग खड़े हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का अध्यक्ष चुनाव लड़के जीते, और एक शायद बाद में आया है, शायद पद्मकांत मालवीय, अर्ली 50s के अंदर। कभी डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं लाई गई। तो जब आप, जो दल हमारे पे राज कर रहा है, जब उस दल का ही प्रजातांत्रिक आधार नहीं है, तो वो प्रजातंत्र को सुदृढ़ करेगा। पहली बार जब चुनाव हुए उस समय क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई शुरू? क्या वोटें खरीदनी नहीं शुरू हुई? क्या वोटें बेचनी नहीं शुरू हुई? क्या इलेक्शन रिजल्ट नहीं बदलवाए गए? ये तो सन 37 से शुरू कर दिया था कांग्रेस ने जातिवाद। शिकायत गई थी सरदार पटेल और मौलाना आजाद के पास बिहार की, कि बिहार में जो टिकट कांग्रेस दे रही है वो टिकट जो है जाति के आधार पर दे रही है। और सरदार पटेल ने जब जवाब तलबी की तो राजेंद्र बाबू का जवाब था कि हाँ आप पे शिकायत सही गई है, तो यहां जो कैंडिडेट चुने जा रहे हैं वो इसलिए चुने जा रहे हैं जाति के आधार पे कि हमें जीतना जरूरी है। तो जिन चीजों को आपने समाज में डाला, अब उन चीजों का
एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, गुणात्मक प्रभाव, कि वो फिर हर क्षेत्र पे आती है निकल करके। और मैं तो खुद आईएएस की सिलेक्शन कमेटी में बैठा हूं एक बार, एक हफ्ते तक, और उसके बाद में मुझको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब मैंने वहां सवाल पूछने शुरू किए, मैंने देखा जो साहब चेयरमैन थे मेरे साथ, बोर्ड के मेंबर थे यूपीएससी के, वो एक इलाके के कैंडिडेट अगर आए तो उनसे बड़े आसान सवाल पूछते थे, दूसरे के इलाके के आए तो उनसे बहुत कठिन सवाल पूछते थे। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है। तो जब मैंने कठिन पूछने शुरू किए तो मुझको बोलते हैं यू आर आस्किंग देम वेरी टफ क्वेश्चंस। मैंने कहा हाँ साहब, दे आर एंटरिंग द टफेस्ट सर्विस ऑफ द कंट्री, व्हाई शुड आई आस्क। उसके बाद मुझे यूपीएससी में आईएएस की सिलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाया गया। फिर एक बात और सोचिए, आईएएस के अंदर, आईएएस से मेरा मतलब पूरी सिविल सर्विसेज से, और देखिए माफ कीजिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं सारे आईएएस के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन उन पे मेरे आक्षेप ज्यादा है जो उसका पद का फायदा उठाते हैं और अपने परिवार का फायदा उठाते हैं और वो सब करते हैं। बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी है, मेरे मित्र भी है, मेरे स्टूडेंट भी है आईपीएस आईएएस। मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता था, ये ऑनर्स हिस्ट्री में, जब स्टूडेंट थे हिस्ट्री वाले, मैं उनसे पूछता था भाई हिस्ट्री क्यों नहीं, साहब आईएएस में बैठना। अच्छा आईएएस में क्यों बैठना? और आप विश्वास करेंगे कि 80 के दशक में आईएएस से ज्यादा वो कहते थे हमें सेंट्रल सर्विसेज में जाना है, एक्साइज में, इनकम टैक्स में, कि उसकी जो वैल्यू है कि मेरे दहेज के अंदर ही मुझे 2 करोड़ मिल जाएगा। मैंने ऐसा उदाहरण देखा है कि बिजनेस घराने ने आईसी इसके इनकम टैक्स ऑफिसर था सिविल सर्विसेज का, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, बहुत ईमानदार था। 3 महीने बाद बेटी को वापस ले गए कि हमने कोई भूखा मारने को थोड़ा शादी की थी बेटी को देने। ऐसे ईमानदार लोग भी, लेकिन ऐसे ईमानदार लोग जो हैं उनकी जो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जिसने डिस्टिलरी फाइल में लिख दिया था गोवा के अंदर पोस्टेड होते हुए कि चीफ मिनिस्टर मुझको जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहा है मेरे ऊपर कि फला फला को डिस्टिलरी का लाइसेंस दे दिया जाए, और उस आईएएस अफसर को पोस्टिंग्स में और उसमें काफी सताया गया देख करके। मैं एक डीएसपी जानता हूं, आप भी शायद जानते होंगे, डीएसपी रावत हुए थे यूपी में, सीआईडी में थे, मेरठ में पोस्टेड थे, और वो दहशत थी रावत की, उन्हें पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा था। रिक्शा वाला बन गया, जो मुफ्त में रिक्शा वाले से बैठ जाते थे ना बिना पैसे दिए हुए, उन तक को बंद कर देता था। कानपुर ट्रांसफर हुआ, वहां कानपुर के किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का कोई केस पकड़ा, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ताजिंदगी वो आदमी सस्पेंड रहा और उसके बच्चे भूखे मरे। तो दिक्कत यह है कि जितने ईमानदार लोग हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत है एचआरडी मिनिस्ट्री को डील करते हुए, मैं अगर आपको उदाहरण देना शुरू करूं कि कैसे वहां जो ईमानदार लोग हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है और किस तरीके से जो बेईमान है उनको उठाया जाता है। मैंने तो वो 19 कागजात बाहर निकाल के दे दिए थे जब सोमनाथ चटर्जी ने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि वेद प्रकाश को यूजीसी का चेयरमैन बनाओ। वो चिट्ठी सोमनाथ चटर्जी की लिखी हुई, और उसके बाद मनमोहन सिंह की चिट्ठी लिखी हुई कपिल सिब्बल साहब को, और पूरी प्रक्रिया कैंसिल करके, सिब्बल शायद नहीं बनाना चाहते थे उनको, उनकी मिनिस्ट्री हटने के बाद में वो जो आए पल्लव राजू साहब, तो
किस तरीके से मैनिपुलेशन होते हैं वहां पे, किस तरीके से टेंडर देने के अंदर चीजें की जाती हैं, अंदर बुला के कमरे में पहले सब सेटिंग हो जाती है। मैंने जब हिस्ट्री ली थी, मैं 10वीं क्लास से इतिहास पढ़ रहा था साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो उस जमाने में बचपन में भूत रहता है, हमारे दिमाग में भी भूत था आईएएस का। बीए करते करते वो भूत उतर गया, फिर आया कि नहीं आईपीएस बन जाओ, आईएएस नहीं। तो किसी ने पूछा आईपीएस क्यों? मैंने कहा यार एक रात तो मिनिस्टर को भी बंद कर देंगे थाने के अंदर, अगले दिन जो होगा देखी जाएगी, और वो भी भूत उतर गया। और जब फादर ने हमसे पूछा कि टीचिंग में क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने एक जवाब दिया था, मैं कहा इस प्रोफेशन के अंदर मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी कम या ज्यादा, मैं अपना काम जो है ईमानदारी से क्लासरूम में कर सकता हूं बच्चों को पढ़ा करके, और मुझे एक मानसिक ये रहेगा कि मैं करप्ट सिस्टम का पार्ट नहीं, और मैं किसी का नौकर नहीं हूं। मेरी आवाज बुलंद रहेगी, और आज भी मैं इसीलिए मैं डरता नहीं बोलते कुछ। अब ये जो मानसिकता इन लोगों की आई, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि ये इसके अंदर सेंट्रल विस्टा भी, अरे भाई इतिहास पे जरा सी नजर डालो। तुम कह रहे हो कोविड में इसको बंद कर दो, इनको ये मालूम है कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या होता है। शायद इनमें टूरिज्म मिनिस्ट्री में कोई नहीं रहा मेरे ख्याल से, कि अगर एक पर्यटक आता है तो 5 लोगों को नौकरी देता है, ये पर्यटन का अंदर सिद्धांत माना जाता है। अब ये 30,000 करोड़ का विस्टा है या 20,000 करोड़ का विस्टा है, ये पैसा क्या 30,000 करोड़ मोदी जी की जेब में जा रहा है? तो रोज ये शुरू हो जाते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो दिल्ली सरकार ने तो लेबर को भगा दिया ना दिल्ली से धक्का देकर के कोविड के दौरान। जरा जाइए विस्टा के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पे आज भी गरीब बिहार और यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लेबर को कितनी नौकरी मिली हुई है। मैं तो 3 मूर्ति में जब ये जा रहा था काम करने, तो वहीं क्योंकि उसका भी काम चल रहा है, म्यूजियम का बन रहा था, तो करीबन 40-50 बच्चे थे वहां पे इस पीरियड में कोविड के दौरान में लेबर के। तो मैं कभी उनके लिए मुंह से कहना नहीं चाहिए, मैंने उनको ले जाके मास्क दिए, कभी उनके लिए कुछ खाने को ले गया, कुछ ले गया, जो भी आदमी कर सकता था। कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है इसने। खुद इन लोगों के अल्फाज है, मैं बताऊं आपको, इनके कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स के और इनके भाषण है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है इनकी, कि हमने ये रूल चेंज कर दिया, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उधर लोहे की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा सरिये बनाने की, उधर नए मकान और कंस्ट्रक्शन होंगे तो हाउस होल्ड गुड्स की, किचन गुड्स की इंडस्ट्री को मिलेगा, टेक्सटाइल को मिलेगा, पर्दे और बनेंगे, लोग आएंगे मकान बना करके लेंगे। अरे बेसिक इकोनॉमिक्स से भाई मेरे, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इस कंस्ट्रक्शन का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बाकी चीजों पर तो मैं बाद में आऊंगा। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि जिस चीज को ये क्या आलोचना करती है, इनके दिमाग नहीं है इनके, कि कोविड काल में जहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, अगर वहां 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को रोजगार मिल गया है तो उस रोजगार को बंद करवा दो उनके, इस पीरियड के अंदर रुकवा दो इसको। कोई जाहिल भी ये बात नहीं करेगा। तो ये तो बड़े बड़े पदों पे रहे हुए लोग, ये गरीब की बात करते हैं। कपिल भाई देखिए, कपिल भाई कोविड के बाद तो चलिए एक बार वो मान भी लेते हैं, बस टू बस का मान लेते हैं, लेकिन जो बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं कि ये तो किसी तांत्रिक के कहने पे हो रहा है और ये प्रोटोकॉल हो, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने कभी इस बात पे सवाल नहीं उठाया कि अभी हाल में ही यूएस में इलेक्शन हुआ और यहां तो छोटी छोटी बात पे सवाल उठाते हैं। बिडेन और कमला हैरिस दोनों शपथ लेने से पहले चर्च में गए, चर्च से लौटने के बाद बाइबल को लेकर शपथ ली,
तो वहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां तंत्र मंत्र ये वो फलाना ढिमाका कंजर्वेटिव, ये सारा ज्ञान भारत के अंदर ही देंगे। तो प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नहीं साहब राष्ट्रपति को करना चाहिए था, अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, सनातन को स्थापित करना, ये बकवास जितनी की जा रही है ये यही करते हैं और कहीं नहीं करते। तो मैं जो आपसे लार्जर बात कह रहा हूं, वो तमाम सारी बात मान ली मैंने। उसी उस विस्ता जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे 2 किलोमीटर दूर और जगह कहीं उसको क्यों नहीं रुकवाते? देखिए, मैं उस पे प्रोजेक्ट्स पे आपको बता दूं इनकी कहानी। आपने शुरू में ही 3 मूर्ति भवन का जिक्र किया जी। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की कोठी होती थी, हमारे डोमिनियन के पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए सेलेक्ट की। और जैसा आपने कहा कि जब वो ऊपर चले गए तो उसको इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया गया। भाई तब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का वेस्टेज नहीं हो रहा था, सफदरजंग रोड को म्यूजियम बना दिया गया, तब प्रॉपर्टी का वेस्टेज नहीं हो रहा था। या इतने बड़े बड़े जमुना के तट के ऊपर वो बना दिए गए सारे, तब लैंड का वेस्टेज नहीं हो रहा था, फंड्स का वेस्टेज नहीं हो रहा था। अपना मैं जो मर्जी बनवाऊं, इंदिरा गांधी कल्चर फॉर आर्ट्स बना, वो इनके टाइम में बिल्डिंग बनी, उसकी बहुत बड़ी बनी, बहुत अच्छी बनी साहब। तो ये तो देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो चिट्ठियां लिखने वाले हैं ना, ये कोई अलग अलग आदमी नहीं है। आप किसी लिंग्विस्ट से, एक्सपर्ट से एक बार बैठ करके जो चिट्ठी अवार्ड वापसी गैंग लिखता है, जो चिट्ठी ये इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, और जो चिट्ठी ये क्या इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन को नाम बनाया है इनका, कंसर्न्ड, क्या नाम है इसका, कंसर्न्ड रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, इनका जो अपने आप ही टॉप है। कंसर्न्ड रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स, वो तो नाम ही ये दिखाता है टॉप ब्यूरोक्रेट्स, कि इनकी मानसिकता क्या है, इलीटिस्ट, जो देश को इन्होंने वो किया। ये आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस करा लीजिए, ये सब लिखे हुई पत्री चिट्ठी जो है, ये भाषा जो है ना, ये एक जगह रखी जाती है। जो ये भाषा इन्होंने लिखी है ना इस चिट्ठी के अंदर, कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी भाषा नहीं लिखता। बड़े नोट्स पढ़े हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिखे हुए, ब्यूरोक्रेट की भाषा ही नहीं है। जिस जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो इसके अंदर, जरा मुझे एक ब्यूरोक्रेट दिखा दे अपनी सर्विस के दौरान जो कुछ हो रहा था, और जिन पदों को ये लेकर के बैठे थे, अपनी किसी फाइल नोटिंग पे इन्होंने ऐसी भाषा इस्तेमाल की। इनकी भाषा ही नहीं है। इनकी भाषा तो ये है, वही जानते हैं जो ब्रिटिश वाली भाषा थी, जो नीचे लिखा जाता था ना चिट्ठी में, आई एम सर योर्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये तो देखिए आरटीआई आने के बाद में थोड़ा ये हिल गए। नहीं, पहले क्या होता था, जो इन्हें करना होता था, हिंदुस्तान की हुकूमत को डेस्क ऑफिसर चलाता है, ये मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री के अंदर जो भी फाइल होती है ना, उस पर वो नोट लिखता है सबसे पहले। और डेस्क ऑफिसर ने अगर ये लिख दिया कि मिलिट्री कह रही है कि हमको वो 4 mm की चीज चाहिए, और डेस्क ऑफिसर ने लिख दिया अगर ये 3 mm की क्यों नहीं ले सकते, तो फिर डेस्क ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, वो करते करते डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी होते होते सेक्रेटरी तक, वही नोट ऊपर तक चलता चला जाएगा। तो पहले ये लोग क्या करते थे कि डेस्क ऑफिसर को बुलाया जाता था, उसको कहा जाता था भाई ऐसा नोट लगा दो। जब से ये आरटीआई आई, बहुत बड़ा फायदा हुआ है आरटीआई का थोड़ा बहुत, तो डेस्क ऑफिसर भी कॉशियस हो गए कि साहब
हमने अगर ये लिख के दे दिया, हमने फाइल इस तरीके से मूव कर दी, तो कल को हमारे ऊपर न बात आ जाए कि हमने ये कैसे लिख दिया। तो इनकी जो तड़फड़ाहट है ना, वो कई वजह से है। आप ये देखिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ इस देश के अंदर, मटका स्टेट से शुरू हुआ ये। महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मटका स्टेट्स जिन्हें बोलते हैं। हम लोगों को तो बीमारी बोलते हैं ना, ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो बीमारू स्टेट्स हैं। ये बोला जाता है इनकी भाषा में, बता रहा हूं आपको कि बीमारू स्टेट्स और मटका स्टेट्स। सबसे पहले किनको किया गया? वो डेंटल कॉलेज बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, फिर वो एमबीए वाले बने, फिर वो आईटी वाले बने। कुछ रिसर्चर्स को लगा दीजिए, और इनमें जो पढ़ने वाले छात्र थे ना, उनके अभिभावक क्या करते थे, तो कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन कपिल भाई, मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये सब बात मान ली मैंने, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप मुझे बताएं कि आप नौकरी करें, फिर एक्सटेंशन भी ले लें, फिर रिटायरमेंट पर पार्किंग भी ले लें, मतलब आपके कब्र में जाने तक आपका जो ज्ञान है, जिसे आप ही ज्ञान मानते हैं, वो सरकारों को, नए लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, इन्हीं के पास नहीं ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ऐसा है, ये एक मानसिकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम ये एनालिसिस करते हैं, साहब उसको अभी भी पैसा चाहिए, वो चाहिए। देखिए, ये एक मानसिकता से ग्रस्त हो चुके होते हैं। मैं अगर रिटायर हुआ हूं एज ए प्रोफेसर, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं फिर रिसर्च कर रहा हूं, फिर अपनी किताब लिख रहा हूं, फिर वो कर रहा हूं। लेकिन ये जब रिटायर हो जाते हैं, तो इनको फिर किसी कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए, इनको कई फिर बोर्ड की गवर्नरशिप चाहिए, क्योंकि सत्ता का भोग करते करते और सत्ता का इस्तेमाल करते करते जो इनकी सत्ता करने की और हुक्म चलाने की मानसिकता बन चुकी है, ये उस मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते। अब बहुत कम आते हैं बेचारे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मैं जानता हूं, रिटायर्ड सेक्रेटरीज हैं बहुत अच्छे अच्छे। मैं जानता हूं, हमारे एजुकेशन में सेक्रेटरी हुआ करते थे एमके खाओ, हेड्स ऑफ टू हिम। अभी भी है सेक्रेटरी एचआरडी में इस समय, शायद रिटायर हो गए 31 को, या अभी भी चल रहे हैं। निहायत ईमानदार आदमी, और उसकी जगह ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मानसिकता की जो बात कर रहा हूं। आपको याद होगा, एक जमाने में यूजीसी ने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि जितनी ये प्राइवेट, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ये अपने नाम के आगे से डीम्ड टू भी हटा सकती। तो मैंने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पीआईएल के थ्रू। आर्गुमेंट मैंने ये दिया कि दिल्ली के, देखिए, यूजीसी का एक्ट नहीं बदला गया है, यूजीसी के एक्ट को बदलने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, तो ये ऑर्डर यूजीसी कैसे निकाल सकती है। हमारे दोस्तों ने कहा, कपिल भाई सिक्योरिटी ले लो, तुमको मालूम नहीं तुमने क्या छेड़ दिया, ये अरबों रुपए का मामला है, मैं सिक्योरिटी कहां से। तो हमने अपने मीडिया में दोस्तों से बात की। आपको याद होगा 2009-10 के करीब बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई थी कि वो क्या बोलते हैं, वो मनी लेता हुआ पकड़ा गया, क्या नाम, क्या शब्द अंग्रेजी में यूज होता है उसके ऊपर, के एडमिशन में तो चाहे 50,000 लगते हो, 4 लाख ऊपर से जो लेते थे एडमिशन कराने के, 2 करोड़ मेडिकल के एडमिशन के, फलाने ढिमकाने, दुनिया भर की चीजें पकड़ी गई उस जमाने में, काफी कुछ हुआ, और मैं उस केस को जीता। नतीजा क्या हुआ कि कुछ मिनिस्ट्री के अंदर जो अधिकारी, जिन्होंने, जो इसके अंदर पार्टी थे, मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया झूठा, और आज भी वो मुकदमा चल रहा है। आज भी मैं बेल के ऊपर हूं, 20,000 रुपए की पर्सनल बॉन्ड की बेल के ऊपर। 10 साल हो गए, सब कुछ प्रूव हो चुका है।
जज भी जानते हैं कि ये चीज गलत है, वो मेरे नकली दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन जो लिंकेजेस हैं इन लोगों के, जो टाइप्स हैं इन लोगों के, और एक दूसरे को ऐसा बैकअप करते हैं साहब, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की, मैं आपको बता नहीं सकता पूरे उसके अंदर, क्योंकि एक वो मानसिकता जो बन चुकी है। आज यही जो 65 चिट्ठी लिखने वाले हैं ना, आज इनको एक एक कमीशन का चेयरमैन बना दो और फिर से गाड़ी दे दो, इनमें से 90% वापस आ जाएंगे, कहेंगे जी वो गलती हो गई, हमसे तो किसी ने जबरदस्ती, हमारा, हमने तो कोई साइन नहीं किए थे, ये तो हमारा नाम लगा दिया गया इस चिट्ठी के अंदर, और मुझसे लिख के रख लीजिए, उस पर साइन नहीं होंगे इनके। ये जो कैंपेन चलते हैं ना वर्ल्ड वापसी और इस तरीके के, फोन पे पाया भाई हम ये करने जा रहे हैं, भाई तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है, भाई तुम्हारे दस्तखत, अरे जो मर्जी कर लो यार, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं। नहीं, इसमें एक चीज हुई है ना कपिल साहब कि जो आप कह रहे हैं, शुरू में तो जितने पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये तमाम जो अवार्ड बिकते एक तरीके से दिए जाते थे, वो सारे अवार्ड वापसी में, अवार्ड वापसी तो अब इसलिए नहीं हो सकती कि अवार्ड ही खत्म हो गए उनके पास, अब बचे ही नहीं, तो वापस क्या करें। तो अब ये सेकंड स्टेज की कहानी है। मैं ये पूछता हूं कि क्या कभी किसी ब्यूरोक्रेट ने, चलिए माना कि सरकार में रहते हुए आपकी बाधाएं हो सकती है, सरकार से निकलने के बाद किसी ब्यूरोक्रेट ने आज तक ये पूछा, कोई ऐसी मुहिम चलाई कि भाई इस देश में 1860 का आईपीसी कानून चल रहा है, इस देश में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इस देश में 1872 का जो है एविडेंस एक्ट चल रहा है, और ये जो पेंडेमिक अभी है 5 स्टार नहीं होटल नहीं आज नहीं, भी, मैं और कह रहा लाहौर हूं एक्ट, लाहौर पुलिस एक्ट और ये सब चल रहे हैं। अभी पेंडेमिक के दौरान पता चला कि जो पेंडेमिक में जो जो कानून चल रहा है ये 1898 का है। तो भाई कभी इसको बदलने की बात नहीं करेंगे, ये कभी इसके लिए नहीं करेंगे, ये पुराना कानून है। नहीं, देखिए वो इनको शूट करते हैं, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जो हैं वो इनको शूट करते हैं। मैंने परसों एक ट्वीट किया है कानूनों को लेकर के, वो साहब एक जो ये खान मार्केट में जो ये बेच रहा था, ये ऑक्सीजन, जी जी जी, नवीन, कालरा, क्या नाम है, नवीन कालरा, तो 1 लाख रुपए में उसकी जमानत हो गई। तो मैंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे और सबको टैग किया मैंने, पीएमओ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक को। मैंने कहा भाई कानून बदल दो, 10 दिन तक, 15 दिन तक पुलिस वालों को क्यों भगाया, क्यों टीमें बनाई, क्यों इतना खर्चा पुलिस का करवाया। पहले दिन जाके उसके घर के बाहर पुलिस नोटिस लगाती कि भैया तुम वांटेड हो, आ जाओ, कोर्ट में दर्शन दे दो, कोर्ट तैयार बैठा है तुम्हें जमानत देने के लिए। आज हमारे देश के अंदर सबसे टूटी हुई व्यवस्था है, और चाहे मेरे पे कोई कॉन्टेम्प्ट कोर्ट खड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर उसका जवाब दूंगा। सबसे टूटी हुई व्यवस्था अगर है जिसकी वजह से, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और जिसकी वजह से तमाम अपराध और ये बढ़ते हैं, वो हमारी जर्जर कानूनी व्यवस्था है। आप कत्ल कर दीजिए, आप अरेस्ट हो गए, जेल में हैं आप, हाई कोर्ट आपको पैरोल पे भेज देगा। आप बाहर आए, 4 गवाह जो थे आपके मुकदमे के, चौराहे पे आपने उन्हें गोली मार दी, केस खत्म। और एक नहीं, 85 इंस्टेंस। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म की, उसकी जड़ तक जाने की कोई बात नहीं करता है। पुलिस रिफॉर्म्स, आजादी से पहले जो पुलिस की मानसिकता थी
कि अंग्रेज को पुलिस चाहिए थी हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, हमको डराने के लिए, हमको पीटने के लिए। क्या उस मानसिकता को बदला गया? क्या ये मानसिकता परिवर्तित करने की कोशिश की गई कि भाई अब आप अपने लोगों के लिए हो, आप फैसिलिटेटर हो पब्लिक के? और जहां पुलिस भी कुछ करती है, मैंने तो एक बार कहा था, एक मैंने प्रपोजल दिया था ह्यूमन राइट वालों को, ये तो अभी देखना भी है, जो लिख रहे हैं ना ये ह्यूमन राइट फाइट पे भी आएंगे, कल को कहेंगे जी कि विस्टा के साइड के ऊपर लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनको ह्यूमन राइट नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, ये छोड़ने वाले नहीं है। तो मैंने एक बार ये कहा था कि भाई साहब मोबाइल एक्सप्रेस जजेस बना दीजिए कि अगर कश्मीर के कहीं अंदर आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं लोगों के ऊपर, तो पहले हेलीकॉप्टर से जज साहब जाएं और साथ में वो वकील को ले जाए, प्रशांत भूषण जैसे को बिठा करके, और वहां जाके निर्णय दे कि हाँ भाई ये आतंकी है या नहीं है, या आम लोगों पे गोली चला रहा है नहीं चला रहा। तब भैया इंडियन आर्मी उसके ऊपर फायर करेगी। जो हाल बन गया, और इनका जो हाल है मैं खुद का बता दूं, जब खुद पे आती है तो हरियाणा का एक बहुत बढ़िया किस्सा है। एक पुलिस वाले ने चोर को पीट पाट दिया थाने के अंदर, तो उस पे ह्यूमन राइट्स में एक्शन हो गया। कुछ दिन बाद वो छोटा कोर्ट था, उनके जज साहब क्या चोरी हो गई, तो उन्होंने थाने से कहा भाई फोन किया मेरे यहाँ चोरी हो गई। थाने के इंस्पेक्टर ने कहा हाँ साहब रिपोर्ट लिखाने आ जाओ थाने में। बोले क्या मतलब? तो भैया होने लगे, नहीं साहब पहले आप रिपोर्ट लिखवाओ फिर आके इंक्वायरी करेंगे। आए जज साहब इंक्वायरी, अब फिर वो रोज फोन करे, चोर पकड़ा गया, हाँ साहब ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। 10 दिन बाद हाँ जी पकड़ा गया। बोला सामान वापस दिया उसने? बोला नहीं जी कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बकता? साहब हम उसको कुर्सी पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उससे पूछते हैं श्रीमान जी बताइए आपने चोरी की थी या नहीं की थी? वो कहता है मैंने नहीं की। हम कहते हैं भाई साहब बताइए कि चोरी का सामान आपने किसको बेचा? वो कहता है मैंने किसी को नहीं बेचा। तो साहब हम तो इतना पूछ रहे हैं उससे, इतने प्यार से और हाथ जोड़ करके, वो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे लगाओ उसके 4, अभी बोलेगा। तो साहब लगाऊंगा तो फिर आप मुझे थाने में बंद कर। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, हमने कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर इन चीजों को ट्रीट करने की कोशिश नहीं की। मुझे कुछ चीजें इसलिए याद आ रही हैं कि जब रैपिड एक्शन फोर्स बना था तो इनके सीनियर ऑफिसर्स के 4 बैचेस की ट्रेनिंग मैंने ली थी कॉन्टेम्परेरी सोशल रियलिटीज के ऊपर, कि अफवाह फैलती है तो अफवाह को कैसे रोकना है, कैसे लोगों का विश्वास जीतना है, कैसे क्या करना है, इन चीजों को लेकर के हमने कराई थी वो सारी ट्रेनिंग 4 सीनियर ऑफिसर्स के जो सीआरपीएफ से आए थे रैपिड एक्शन फोर्स के। कोई भी ब्यूरोक्रेट, एक इनकी और आदत है भाई साहब मैं आपको बताऊं, आपको बुलाएंगे, बड़े प्यार से बिठाएंगे, आपको ऐसे लगेगा बड़ी आपको अहमियत दी जा रही है, आपसे पूछेंगे हाँ साहब इस विषय पे आपकी क्या हुआ, और आपसे सारे व्यूज सुन करके अपना नोट चढ़वा करके अपने नाम से वो नोट मूव कर देंगे। ये तो अभी देखा है मैंने, पिछले 1.5 साल में देखा है मैंने, क्या आपके व्यूज, आपके आइडियाज, ये जो बात कर रहे हैं ना इस चिट्ठी के अंदर एक और भी कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का व्यूज लेना चाहिए, ये लिख रहे हैं आईएएस वाले, ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया। जरा इनसे एक एक से पूछो कि श्रीमान जी जिस जिस पोस्ट पे तुम थे, तुमने कभी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी ली? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तो बात छोड़ दो, तुमने कभी इसी इंडिपेंडेंट की उसको अहमियत दी? तुम तो नशे में चूर रहते थे कि मैं ये हूं, अफसरी के पद पे हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आज मैं जानता हूं, सेक्रेटरी लेवल के ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो समझता है कि उससे ज्यादा इतिहास किसी को आता ही नहीं है।
नहीं, वो तो पॉलिटिकल अपॉइंटी होंगे तो सर फिर वो इतिहास क्या बताएंगे, वो तो सबको भी मालूम है कि पॉलिटिकल भी नहीं, देखिए देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटी भी जो करने वाले हैं, देखिए मैं आपको एक चीज, पुष्पेंद्र जी मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं, पॉलिटिकल अपॉइंटी दो होते हैं। एक तो ये कि किसी पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन के आप रिश्तेदार होते हैं तो फिर आप तो क्या कहते हैं, मंत्री बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें और भी कैटेगरी है, मैं बताऊंगा। एक तो पॉलिटिकल अपॉइंटी पॉलिटिकल होता है कि मैं अपना विचारधारा वाला अपना वो ला करके बिठा दूं उसके ऊपर। एक ये रिश्तेदारी वाले हो गए, एक कैटेगरी ओबलाइज करने वाली है, एक कैटेगरी है जिसकी पोस्टिंग जो बड़े बिजनेस और मल्टीनेशनल और ये कंट्रोल करते हैं वो करवाता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसको नहीं हटवा पाएंगे। हमने देखा ही, जो आदमी आज भी बैठ के सरकार को धोखा दे रहा है, चूना लगा रहा है करोड़ों रुपए का, आप मर जाइए उसकी शिकायत कर करके, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्यों? बहुत से केसेस में ये भी हो रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसा घेरते हैं पॉलिटिशियंस को और मंत्री को। मुझे एक वाकया याद आ गया 1977 का। मैं यूपी की असेंबली, या ये सेक्रेटेरिएट है यूपी की लखनऊ में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहां होम सेक्रेटरी से मुझे परमिशन लेने जाना था, क्योंकि मुझे सीआईडी रिकॉर्ड रूम गोखले के परमिशन लेनी थी, तो वहीं से परमिशन मिलती है, रिकॉर्ड क्लोज्ड है। तो कहते साहब मैं लिख के ले गया, वहां चपरासी ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। इलेक्शन होके 77 के उसी समय रिजल्ट आके गवर्नमेंट बनी थी असेंबली। तो मालूम है वहां खड़ा हुआ जो चौकदार टाइप खड़ा करते हैं अंग्रेजी जमाने से, उस तरीके की वर्दी पहन के, क्या कह रहा है वहां पे दूसरे से? कहता अभी तो मजा ले रहे हैं, इन्हें बड़ा मजा आ रहा है, जो कह रहे हैं कि आने दो पब्लिक को, आने दो, सबको मिलने दो, सबको मिलने दो। बोले देखना 5 दिन बाद अभी यही कहेंगे, इसको कैसे घुसने दिया, अंदर बाहर निकालो सबको। तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके तरीके हैं, इनके स्टाइल हैं, जिस तरीके से ये मंत्री को घेरते हैं। हाँ साहब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर जरा ये भी देख लीजिए, जरा इसका ये एंगल ना हो जाए साहब, वो एंगल ना हो जाए। और आजकल तो क्योंकि मीडिया आ गया है, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक मंत्री को जानता हूं, जिस मंत्री ने ब्यूरोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी थी, वो नहीं सुनती थी ब्यूरोक्रेसी की, तो उसको हटवाने में सारी ब्यूरोक्रेसी एक हो गई। और एक आपको और एक इंस्टांस में बताता हूं ब्यूरोक्रेसी के मैनिपुलेशन का। इग्नू बनी पार्लियामेंट के एक्ट से, और इग्नू के अंदर कोई भी बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक के पार्लियामेंट उस एक्ट को पास ना करे। पल्लव राजू साहब के काल में इन सारे ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के इग्नू को जो है एक वो स्टेटस बना दिया जो कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज का होता है। उसके आज से डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ले ली, सब कुछ ले ली, जो डिस्टेंस एजुकेशन के इग्नू को करने थे वो सारे किए। तो हम लोगों ने, कई लोगों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उसके ऊपर तमाम रिप्रेजेंटेशन किए, सब किया, तो मामला पार्लियामेंट्री कमेटी तक गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बाकायदा उस रिपोर्ट में लिखा कि दिस इज ए वायलेशन ऑफ द इग्नू एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सब लेजिस्लेशन कमेटी पे चला गया, सब लेजिस्लेशन कमेटी की मीटिंग थी, गलती से इग्नू की तरफ से हम चले गए वहां। तो वहां यूजीसी चेयरमैन ने जिस तरीके से चेयरमैन के सामने उस कमेटी के बखान करना शुरू किया, तमाम झूठ बोल रहा था, तो हमने हाथ खड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि सर दीज आर ऑल लाइज बीइंग फेड टू यू। तो दूसरा कोई बोला प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज। I said, okay, sir, I take those words back. But I will say that the information being provided to you is not factual and correct. तो बोले बोलिए। तो मैं जब सब कुछ बोल दिया, तो उसके बाद में बाहर निकल करके आए, मीटिंग जब खत्म हो गई,
तो सेक्रेटरी साहब मुझसे बोले, HRD कपिल जी, ये एक प्रोटोकॉल है यहां पे कि सिर्फ सेक्रेटरी बोलता है या जिसको चेयरमैन कहे कमेटी का वो बोलता है। मैं भी बेवकूफ नहीं था, मुझे भी मालूम था कि क्या है। तो मैंने कहा साहब आपने, ओबरॉय साहब मुझे तो बताया नहीं, मैं तो आपसे मीटिंग में अंदर जाने से पहले मिला था, आपके पास भी खड़ा हुआ था, आपने तो बताया नहीं, अब मुझे क्या मालूम। और जब वो आदमी झूठ बोल रहा है वहां पे और आप सुन रहे हैं उसके झूठ को, तो मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं। तो इतने में एक और साहब आ गए, मैं था, मेरी पीवीसी मेरे साथ खड़ी हुई थी, और वो आके मुझसे कहते हैं, हाउ डेयर यू स्पोक लाइक दिस। जानता था मैं कौन है वो, तो मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं कराई किसी ने, तो मैं क्यों कहूं कि मैं तुझे जानता हूं। मैंने सेक्रेटरी से कहा, हु इज दिस जोकर, टेल हिम कि when two persons are speaking, not to interfere, and tell him also that I am a professor, I am not his office attendant, and tell him also that he may be IAS, but I produce IAS, and it is my misfortune that such an IAS has been produced who doesn't know even mannerism. मेरी पीवीसी थर-थर कांप रही, खामियाजा भुगता मैंने उसका, बहुत जगह मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन भाई साहब मैं आपसे क्यों लूं, दिक्कत हमारी एक और है इनके सामने, मैं आपको बताऊं इनकी मानसिकता ऐसी क्यों हो जाती है। मैंने बड़े बड़े वाइस चांसलरों को देखा है साहब, मिनिस्ट्री में जाकर के अंडर सेक्रेटरी और डेस्क ऑफिसर को जाके नमस्ते और प्रणाम करते हुए। पेशेवर लोगों को देखा है मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर, अरे मैं तुम्हें कश्मीर के अंदर जो है 1 महीने तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा रहने खाने का ठहरने का सब इंतजाम करवा दूंगा, मुझे एक जगह विजिटर नॉमिनी अपॉइंट करवा दो। तो गलती तो हम में भी है ना, हम क्यों अहमियत देते हैं उनको। मुझे एक बात बताइए, कोई चीज गलत करता है आईएएस ऑफिसर, कितने उठ के खड़े हो जाते हैं, कितना किसमें दम है जो उसके खिलाफ उसके बोल दे। सोशल मीडिया पे लिख देगा, ट्विटर पे लिख देगा, फेसबुक पे लिख देगा, लेकिन जब एक्चुअल चीज आएगी। एक और तमाशा इस देश के अंदर बन गया है, आज भी मैं देख रहा हूं, कल भी देख रहा हूं, इसी विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ दिन से एक वो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही थी कि साहब वो सारी मस्जिद जो है वहां की वो तोड़ दी जाएगी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर में आती है। वो तो कोई दिल्ली का एक जिहादी जो मंत्री है, वो मंत्री जाने कैसे बन गया इस देश के अंदर। अमानतुल्लाह नाम है, क्या नाम है उसका, सुनिए ना। कहाँ का है, नियामतुल्लाह है, अमानतुल्लाह है, अल्लाह की मतलब कहर है, क्या है। उसने चिट्ठी भी लिखी, मस्जिद तोड़ दी जाएगी। मेरा एक यहाँ पे बहुत नम्र सवाल है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिकों भी, भैया मेरे, अभी कोई मस्जिद तो वहां तोड़ी नहीं गई, किसी मस्जिद को आज भी नहीं पहुंचाई गई, तो आपको तकलीफ हो गई, आप सोशल मीडिया पे इतने परेशान होकर के उठ गए। और जो 3,500 मंदिर इस देश के अंदर सदियों से तोड़ा गया, जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, तब क्या इस देश में किसी का मस्तिष्क या किसी का दिल आहत नहीं हुआ था? इसमें दोनों में फर्क है, इसमें दोनों में फर्क है। मैं इसलिए कहना, अभी इसी सरकार, ये जो जिहादी है, ओखला जामिया में रहता है, सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करता है, मुसलमान, ये जो मस्जिद में इमाम जो अजान देते हैं 5 वक्त, उनको 8,000 तनख्वाह देता है। अभी चांदनी चौक के अंदर इतना पुराना मंदिर तोड़ा गया, तब को नहीं कोई बोला। लेकिन दूसरी बात यह है, कपिल साहब एक टेक्निकल बात कर दूसरा, मस्जिदें अल्लाह का घर नहीं है,
इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, पाक जगह नहीं है। वहां ना तो मोहम्मद साहब की तस्वीर लगी हुई, ना कुरान मजीद रखा, ना वहां अल्लाह मौजूद है। पूरे 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 मक्का में जिस जगह मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ी उसे तोड़ करके वहां पे समतल कर दिया गया। ये तो यहां हिंदुस्तान में एक जिहाद है, उसके माध्यम से हिंदुओं को डराओ और मस्जिद जहां दिल चाहे खड़ी कर दो। हर सरकारी जमीन पे सब होता है, हर जगह फुटपाथ पे एक साला पीर पैदा हो जाता है, हर पीर का उर्स होने लगता है। ये तो एक अजब कहानी है। मैंने अपने जमाने 88 में जब आया था तो इलेक्शन कमीशन के सामने एक पीपल के उसके नीम के पेड़ के नीचे छोटी, अब वहां पे ढोल मजीरे होने लगे। अब जो जिस दिल्ली के अंदर फुटपाथ पे चने नहीं बेच सकते वहां मजार बन गई। ये साला सेकुलरिज्म है इस देश के अंदर। ये सारी मजारें टूटनी चाहिए और सारी मस्जिदें टूटनी चाहिए अगर देश के अंदर की चीज में आ रही है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाऊं कि मैंने माना मस्जिद मान लीजिए इबादत की जगह है, नहीं तो मस्जिद में इमाम का, सुनिए एक मिनट सुनिए, मेरी बात भी सुनिए ना, इनकी बात मैंने एक बार मान भी ली, तो मस्जिद इमाम का दफ्तर वहां पे चलाने की जगह नहीं है। उस मस्जिद में कबाड़ियों का बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, उसकी आड़ में पता नहीं क्या क्या होता है। मैगजीन के दफ्तर खुले हुए बीच चौराहे पे। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये सारे एक ही टूल किट का पार्ट है। लोग समझते हैं कि अमानतुल्लाह अलग है, वो जिहादी अलग है, वो पीएफआई वाले अलग है, या आप या अलग है, अवार्ड वापसी अलग है। नहीं भाई साहब, इनके सेंट्रल ऑफिस बने हुए हैं, इनके लिंकेजेस बने हुए हैं। और ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूं, मैं थोड़ा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है और अटैक कैसे किया जाता है और क्या हथकंडे उसमें अपनाए जाते हैं। अब एक सबूत दे रहा हूं आपको। ये किसान वाला हुआ ना उस दिन, अभी 2-3 दिन पहले, 26 मई को हुआ। किस दिन हुआ? 26 मई को। 6 महीने जो बनाए इन्होंने। जी जी जी। एक लाल झंडा दिखाई दिया आपको वहां पे? जो लाल झंडा उस दिन था जब दिल्ली के ऊपर आ रहे थे वो रैली करने ट्रैक्टर लेकर के, और बड़े किसान सभा वाले, वो कम्युनिस्ट किसान सभा वाले कैडर, और वो राजस्थान से और पता नहीं कहां से आए थे, और बड़े ढपली बजा के और गाने गा गा करके वहां पे हो रहा था। इस 26 को एक दिखाई दिया आपको? ये हरा झंडा भी नजर नहीं आया। लाल, वही तो कह रहा हूं, लाल झंडा नजर नहीं आया। और इस 26 को आपको नहीं, ये योगेंद्र यादव टाइप के आपको कोई नहीं दिखाई दिए वहां पे, जितने एनार्किस्ट हैं। वो जितने पीएफआई टाइप वाले हैं और वो जो शालीन बाग वाले थे, एक नहीं दिखाई दिया। क्यों? पहला असूल इनका, अपने कैडर और अपने आदमी को बचाए रखो, उसे कोविड में नहीं मरने देना, वो लड़ाई में काम आएगा। बेवकूफ है, लड़ने दो। छोड़िए, हम कहा जा रहे हैं उस पर। लेकिन इन लोगों में, और एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी प्रेजेंट सरकार के लिए नहीं, भारत की किसी भी सरकार के लिए, जो सरकार एक राष्ट्रवादी दिशा देना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ा करने वाले जो है इस देश के, सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेटी के अंदर कुछ एक माफिया बैठा हुआ है। सन 47-45 से एक बहुत बड़ा माफिया है हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में। आपने खुद मुझसे उस दिन कहा था, जब नेताजी म्यूजियम पे बनाने वाली बात थी, कि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था 21 अक्टूबर को जाते हुए लाल किले से पहले, कि लोग बाल नोच खाएंगे मेरे। ऐसी फीडबैक दी जाती है बीएमओ के अंदर जाकर के लोग, और डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। अंडमान के अंदर मोदी जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया वहां पे जाके, कि वो स्वराज और दीप वापस नाम रखे जो नेताजी ने रखे थे, और झंडा फहराया। उस प्रोग्राम तक को विफल करने के लिए यह फैला दिया गया कि साहब, अंडमान में तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मारा था आजाद हिंद फौज ने। ये नहीं मालूम कि अंडमान 1 साल तक जापानियों के पास रहा था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वापस लिया था जापानियों से कि तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, ये भारत की भूमि है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपको
आप दो बड़े ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं और आपसे मुलाकात मेरी होती रही है, और आप तो दिल्ली में पहले आदमी हैं, जब मैं शायद दिल्ली की मैंने ट्रेन भी नहीं देखी थी तब मैं आपसे मिला, उस वक्त से आपको जानता हूँ। आप दो बड़े प्रोजेक्ट में शामिल रहे और लगातार आपका ब्यूरोक्रेट से वो होता रहा। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ चलता है, कल्चरल सेक्रेटरी तक कुछ और हो जाता है, आप वहां जो है अपना प्रेजेंटेशन कुछ देते हैं, कलकत्ता पहुंचते पहुंचते कुछ हो जाता है, यहाँ जो आपका ये जो पूरा आपने मेमोरियल बनाया यहाँ कुछ हो जाता है। तो ये मसला क्या है? आप हम समझते थे 2014 के बाद से कुछ हुआ, तो क्या आपको लगता है, आपने तो कई सारे एक्सपीरियंस है आपके, क्या आपको लगता है कि अभी भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है क्योंकि उनके कुछ आका सरकार में मंत्री हैं और वो उस वजह से उसके क्या है? मतलब मैं इस जी देखिए, हर तरीके के लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे कहने में कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जिसने जो काम किया है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कि अगर उषा शर्मा जी डीजी नहीं होती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये म्यूजियम 23 जनवरी तक कभी भी जो है पूरे नहीं हो सकते थे टाइप के। एक नया एक्सपीरियंस मैंने अब देखा है इन दिनों में, डिले करो। अगर मान लो पीएमओ से कोई चीज आ गई है, उस चीज को डिले करो, और जब टारगेट डेट नजदीक आने लगे तो हल्ला मचा दो कि इतनी कम समय रह गया है, पूरी कैसे होगी ये बात, क्या वो होगी, और उसमें फिर अपनी मनमानी करो। अभी कुछ दिन रुक जाइए, मैं बहुत कुछ बोलूंगा। आपने फिर भी बहुत कुछ बता दिया, अपने एक्सपीरियंसेस को मोदी ही जी बता तक मैं दिया आपको एक बात बता दूं आपको, जी। कि मोदी जी तक कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो असलियत चाहते नहीं कि उन तक पहुंचे, और हम जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, जो नेताजी से सीखा, और एक विश्वास कि आज एक प्रधानमंत्री हमारा ऐसा ईमानदार आदमी बैठा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उस ईमानदार प्रधानमंत्री के चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बेईमान हैं, जो डिले करना चाहते हैं, जो सरकार की छवि बिगाड़ना चाहते हैं, जो उसमें अपना कट लेना चाहते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे रिपोर्टें मिलती हैं, कल्चर मिनिस्ट्री में कोई एक ऐसा शख्स है जो किसी एजेंडे के तहत चीजों को डिरेल करता है। क्या आपको कुछ उसके बारे में पता है? क्योंकि आप उस मिनिस्ट्री को, आप कहते, आप कोई कह के कुछ आते हैं, होता कुछ है, और वो शख्स किसी बहुत बड़े नेता का रिश्तेदार है। तो क्या वो रिश्तेदारी की वजह से, या मोदी जी के साथ उसकी क्या इक्वेशन है, या उसको किसी और संगठन से कोई बैकिंग है? नेता उस मिनिस्ट्री के नहीं है। नहीं नहीं, वो नेता नहीं है उस मिनिस्ट्री के, नेता क्योंकि कहीं हो, मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो कल्चर नेता भले ही मिनिस्ट्री के उसमें अंदर भी, नेता कल्चर नहीं है। मिनिस्ट्री में तो भी आज ये भी तो जो मंत्री हैं वहां पे, प्रहलाद सिंह पटेल, जी, वो बेचारे काफी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको मानता हूं, उनके बारे में मैं अभी जब जबलपुर गया था तो उनकी बड़ी मैंने तारीफ सुनी। मैं ये नहीं कह रहा वो नेता जरूरी नहीं है उस मंत्रालय का हो, नेता किसी और जगह का हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, वो किसका रिश्तेदार है जो हर प्रोजेक्ट को डिरेल कर रहा है? वो किसके एजेंडे के तहत कर रहा है? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। जी जी एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव्स। जी इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, हिस्टोरियन होना चाहिए या आर्काइविस्ट होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ही हिस्टोरियन वहां पे आज तक जो है डीजी बनाया गया, हर बार जो है डीजी की पोस्ट वहां पे आईएएस को दे दी जाती है। नेशनल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे,
अच्छा रहा कि देखिए कुछ डैशिंग अच्छे अफसर भी होते हैं, जो मैंने आपसे कहा, उषा शर्मा जी का मैंने नाम लिया आपसे कि बहुत डैशिंग थी और बहुत अच्छा काम किया, बट अदरवाइज भाई आप जिसको प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्शन मैनेजर तो उसको बनाइए। ये इनमें, और जो आप आजकल पॉलिटिकल प्रवक्ता देखते हैं ना टीवी चैनल पे, कि उस टीवी चैनल के पॉलिटिकल प्रवक्ता से आप गलवान पे भी बुलवा लो, आप इजराइल पे भी बुलवा लो, आप कोविड पे भी बुलवा लो, आप किसी चोर पे उचक्के पे भी बुलवा लो, आप किसी स्कैंडल पे भी बुलवा लो, आप किसी शशांक पे भी बुलवा लो, किसी पे भी बुलवा लो। तो उसमें और इस आईएएस अफसर में कोई फर्क नहीं है जिसे सब कुछ आता है। भाई साहब, आज है स्पेशलाइजेशन का जमाना। आज के जो आपको अफसर चाहिए, उन अफसरों में और जो अफसर 47 से पहले अंग्रेज को चाहिए थे, उसमें बहुत फर्क है। आप कपिल साहब, मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस मामले पे पूरे एक चीज मैं बताऊं आपको पुष्पेंद्र जी, जी 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 कि अभी जो ये कलकत्ता में भी हो रहा है, जो झगड़ा चला है ना चीफ सेक्रेटरी को लेकर के और जी जी सेंटर के जी बीच, जी और उससे उसने पहले रिजाइन पनीर कर वाला किस्सा हो चुका। इट इज जी हाई जी टाइम, इट इज हाई टाइम कि गवर्नमेंट आईएएस और इन सब सेंट्रल सर्विसेज को लेकर के अपने रूल्स को रिवाइज करें। फिर वो सेंट्रल सर्विसेज कहां से रह गई? जो हमारा एक संघीय ढांचा है, जिसमें सेंटर और स्टेट का एक अपना अपना दायरा है, और जो साथ का दायरा है, भाई वो आईएएस था, वो 31 मई को रिटायर हो रहा था। आप एक रूल क्यों नहीं बनाते कि जो भी आईएएस, ये इन्हें कैडर खत्म करने होंगे, ये कि वो बंगाल कैडर से है, वो तमिल कैडर से है, वो उस कैडर से है। ये तो आप फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि वहां ये पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हीं को आप सर्व करते रहिए। स्टेट वाइज कैडर्स जो है इन्हें खत्म करने होंगे, रूल्स डिफरेंट करने होंगे। उसकी पेंशन डीओबीटी ने देनी है। कहां से उसको इतनी शय मिल गई कि अब उसे अपनी पेंशन की भी चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। पूरा आईपीएस अफसर जो है बंगाल के अंदर किसके अंडर में आता है? इंडियन पुलिस सर्विस उसे क्यों बोलते हो फिर? अगर उसने काम ही वो करना है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहना है उसको, तो लेट इट बी बंगाल पुलिस सर्विस। खत्म करिए ये सेंट्रल सर्विसेज। अगर आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जाकर के एक स्टेट के अंदर किसी की इंक्वायरी तक नहीं कर सकती, बहुत ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। लेकिन मेरी तो एक चाहत है, और मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो। ये जो गवर्नर हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, और गवर्नर हाउस जो है, जो लोग 3-3 एडीसी कंधा पकड़ के उठाते हैं, कंधा पकड़ के बिठा देते हैं, न खड़े हो पाते हैं, न मुंह में दांत है, न पेट में आंत है। ये गवर्नर जाते हैं वहां, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े रईसों के अंदाज में रहते हैं। भाई ये गवर्नर का क्या काम है? सरकार को रिपोर्ट भेजनी है, 5 कमरे का मकान दे दीजिए। ये इतनी दुनिया जमाने के बड़े बड़े गवर्नर हाउस है, आप देखें अंग्रेजों के जमाने के, और ऐसे ऐसे गवर्नर होते। मेरी बात, एक गवर्नर तो खड़े नहीं हो पाता था बेचारा। पुष्पेंद्र जी, क्यों मैंने तो बनाए इसको जाते हैं? लेके सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया, टैग भी किया, बंगाल और महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, कि जब गवर्नर खुद इतना लाचार है वहां पे कि उसकी गाड़ी तक को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, तो खत्म करिए इस पद को। इस पद के ऊपर इतना पैराफर्नीलिया और इतना पैसा और ये सब जो खर्च होता है, ये क्या तमाशा बना हुआ है? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में लाट साहब चाहिए थे, तो क्या आजाद हिंदुस्तान में भी हमें लाट साहब चाहिए? नहीं और चलिए, फिर नहीं, एक लेकिन और तरीका बन गया। मैं आपको एक और देखिए, हमारा मैं किसी गवर्नर की सक्षमता के ऊपर कोई आघात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न नहीं उठा रहा हूं मैं, लेकिन एक ट्रेंड जो मैंने देखा है
कि जब वो आदमी मिनिस्टर रह लिया, पॉलिटिक्स में रह लिया, वो रह लिया, सब चीजों से निकल गया, 75-80 साल का हो गया, तो भैया अभी से गवर्नर बना दो। ये नहीं, बड़े एफिशिएंट एनडी तिवारी जब आंध्रा के गवर्नर हुए थे, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे थे वहां, ऐसा नहीं है। एनडी तिवारी ने बड़ी एफिशिएंसी के साथ काम किया। जब गए तो मैंने वही कह रहा हूं कि ये जो हमारे टैक्स नहीं, पेयर का समय पैसा भैया, है भाई, तो गवर्नर साहब का काम क्या है भाई? केरला में आप केरला के गवर्नर इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके इस काम की बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नर को राष्ट्रपति से कनेक्ट होता है वो डे टू डे बेसिस, लेकिन इतना बड़ा पैरा फंडारिया कि वहां 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट देंगे वो ये जो बग्गियों पे घूमने का स्टाइल है, ये कब तक चलेगा भाई मेरे? जब इस देश के अंदर इतने करोड़ों लोगों को रोटी ना मिलती हो, वहां सरकार ने ये क्यों भाई गवर्नर को हटाइए। मैंने तो एक लाइन में बात खत्म कर दी थी कि प्रजातंत्र के नाम पे हमने जो फ्यूडोक्रेसी बनाई है, यहाँ पे आपने कभी कोठियां देखी है छोटे शहरों के अंदर, डीएम की, एसएसपी की? मैं तो अलीगढ़ रहा हूं, पूरा का पूरा 10 बीघे का तो खेत था वहां चारों तरफ भाई। तो नहीं, वो खेती नहीं होता, उसमें से वो साल में लाखों रुपए का वो गेहूं भी उगता है, वो सब होता है, सब कुछ निकल के आता है। तो सवाल ये है कि ये जो 60 लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है, इनको अब खेत मिल नहीं रहा है और मकान दुकान हट गया है, पार्किंग की कोई चांस नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि 2024 में हटेंगे तो जो हमारे पुराने आका है तो हो सकता है क्या कहते हैं कहीं एक्सपर्ट उसमें रख लेंगे। तो सवाल यह है कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी सत्ताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं ये लोग, या इसके कोई नियम बनने चाहिए कि भाई इसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा, या कोई नियम नहीं है, ये अपने ज्ञान से लोगों को बदनाम करते रहेंगे, देश भर के बाहर चिट्ठियां लिखेंगे कि इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इन्होंने कभी 181 हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारे पिछले 2014 से लेकर 2019 तक, कभी उनके बारे में नहीं लिखा, कभी उस पे नहीं कहा कि कहते कि ये हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, इस पे कभी नहीं लिखा इन मक्कारों ने, ये कभी नहीं लिखते। पुष्पेंद्र जी, इन्हीं अवार्ड वापसी और इन सिग्नेटरियों में एक और नाम आता है बार बार जी, अशोक वाजपेयी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे, ये भाई साहब जब जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के अंदर, जी जी जी, और वर्धा के अंदर सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी बनी, महात्मा गांधी केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जब बना, तो जॉइंट सेक्रेटरी होते हुए वहां के वाइस चांसलर भी बन गए। और जब इनसे मुझे ये याद है कि एनडीए के टाइम पे पर इनसे कहा गया कि भाई एक चीज चुन लो, जॉइंट सेक्रेटरी रहना है या वीसी रहना है, और जब वीसी शिप इनकी चली गई तो साहब हाय हाय हो गई। ये तो सरकार इंटेलेक्चुअल को मार देती है, उनसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब सेल्फ सर्टिफिकेट लेते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म का, सेल्फ सर्टिफिकेट होता है इनके पास, सेल्फ अटेस्टेड। नहीं, ये बड़े रैकेट, ये मैंने देखिए ये इनके रैकेट यहाँ नहीं एंड करते, मैं आपको बताऊं पुष्पेंद्र जी किस तरीके से ये अपने ब्रदरहुड, एनार्किस्ट और इनको लेफ्टिस्ट और एंटी नेशनल्स को प्रमोट करते हैं, मैं आपको बता दूं। आज से करीबन 20-22 साल, 20 नहीं बल्कि 24-25 साल पहले की बात है, मिड 90s में मुझको एचआरडी में एक्सपर्ट बुलाया गया कॉमनवेल्थ फेलोशिप के लिए, तो स्क्रीनिंग करनी थी। तो जब मैं वहां पहुंचा, ऑल डिसिप्लिन की स्क्रीनिंग हो रही थी, मैंने कहा भाई फाइल मेरी स्क्रीनिंग कहाँ है? तो एक टीएडीए बिल ले आया हुआ, बोला साहब इस पे साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, मैं कर दूंगा, रख दो इसको। नहीं सर, आपका जो फाइलों की स्क्रीनिंग थी वो कल हो चुकी। तो मैंने कहा किसने की भाई? बोले वो हमने एक और एक्सपर्ट बुला लिए थे कल पहले, तो वो आज रुक नहीं सकते थे, उनसे हमने करा ली और जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने साइन कर दिए हैं, तो आप ये अपना बिल ले लीजिए टीएडीए का और इस फाइल पे साइन कर दीजिए कि आपने भी स्क्रीनिंग को देखा। मैं वापस रखो फाइल यहाँ, मैं वापस रखो फाइल यहाँ। उस फाइल को मैंने स्टडी किया भाई साहब, 20-22 लोग शॉर्टलिस्टेड थे, 18 एक कास्ट के,
हाँ, और जो शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे बेचारे अच्छे स्टूडेंट वो बाहर, और कितने अपने अफसर शॉर्टलिस्ट किए हुए कॉमनवेल्थ फेलोशिप पे जाने के लिए। मैंने एक अपनी अलग लिस्ट बना के साइन करके दी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद में जब उनके इंटरव्यूज हुए भाई साहब, तो मुझे कमेटी से हटा दिया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक और हथकंडा अपनाया जाता है इनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी में, मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग हथकंडा है। अगर कोई अच्छे आदमी से मिनिस्टर सलाह ले रहा है या बात कर रहा है जिससे इनको ब्यूरोक्रेसी को चोट पहुंच रही है, तो जिनको ये फायदा कराते हैं ना, उनसे पूरी साठगांठ करके इनका प्लानिंग चलेगा। तो एक आदमी जाके मिनिस्टर के यहाँ उस आदमी के खिलाफ कुछ बोल के आएगा, 6-7 दिन बाद दूसरा बोल के आएगा, फिर कोई चौथा बोल के आएगा। तो मिनिस्टर भी परेशान हो जाएगा कि भाई ये तो अलग अलग 4 आदमी आके मुझको इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसको ये तो मालूम नहीं है कि इन चारों की साठगांठ है आपस में। तो सेक्रेटरी से पूछेगा भाई बड़ी शिकायतें आ रही हैं इसकी, ये 3 लोग खिलाफ बोल गए। बोले छोड़िए साहब, काहे कंट्रोवर्सी में, बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी को बुला के कमेटी में किसी और को बुला लेते हैं और अपने 3 नाम रख देता है साहब। ऑर्गेनाइज ग्रो है, ग्रो ऑर्गेनाइज माफिया ऑपरेशन है ये। ग्रेट। आप लोग ड्रग्स और इसके माफिया के ऑपरेशंस तो बता देते हैं, लेकिन ये पोस्टिंग्स करने में, कि महाराष्ट्र में थाने बिकने का हो रहा, भाई साहब मुझे तो मेरठ की मालूम है सन 70 के अंदर कि सदर थाना कितने का बिकता था और लाल कुर्ती का थाना कितने का बिकता था। थाने बिकते थे सब। अभी आपके अलीगढ़ में ये हुआ है परसों, ये जो मारे गए हैं दारू नकली की वजह से, हमने तो 70 में देखा है, 70 के दशक में देखा है, 60 के दशक में देखा है कि जो ठेके उठाए जाते थे, ठेके में दिए जाते थे, अगर आप उनके रेवेन्यू को देख ले कि उन्होंने दारू की फैक्ट्री से कितने पैसे की फैक्ट्री वो लेके आए हैं दारू खरीद के बेचने के लिए, तो जितने का उन्होंने ठेका लिया था उससे आधे पैसे की भी वो असली कंपनी की दारू नहीं उठा के लाते थे। ये तो फिर सिलसिला बड़ा लंबा है कपिल भाई, आप तो जानते हैं, आप तो इतने लंबे सवाल ही आता है आप कहां तक लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे। ये तो कम से कम ये कहूंगा कि ये कम से कम पता तो चल गया कि ये अवार्ड वापसी और ये वाले जो इनके नाम तो आ गए सामने। करेक्ट और बैठे मंत्रालयों के अंदर जो इनको कागजात चोरी करके, जो इंफॉर्मेशन देते हैं इनको चोरी करके, इनकी पेट बहुत तक रही है, इनकी पेट बहुत तक। करेक्ट। थैंक यू कपिल भाई, मजा आ गया। आपने काफी सारे इस पूरे विषय को बहुत वास्ट उसमें डिस्कस किया, और हम लोग फिर जल्दी किसी और विषय पे मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, धन्यवाद भैया। सब लोगों को, भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय